स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सेल पढ़ रहे थे, हम लोग का इसका एक पार्ट हो गया है। आई होप कि सभी लोगों ने वो पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आप लोग उसको देख लीजिए। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हमने देखा कि साइंस क्या होता है, इसके बारे में समझा। फिर हमने दूसरा चीज़ देखा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी में हमने देखा कि जीवन की क्या अवधारणा है। हमने उसमें चार चीज़ आपको बताई, क्या चीज़ होना चाहिए जीवन में। ठीक है, हमने बताया था एक सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और हमने बताया कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए उसमें, और उसके साथ हमने उसको बताया कि उसमें एडेप्टेशन होना चाहिए। क्या चीज़ हमने बताया था। उसके बाद हमने वायरस के बारे में भी देखा था। ठीक है, तो हमने अभी तक ये टॉपिक पढ़ा है। जिसने भी नहीं देखा वो एक बार फिर से इसको देख लेंगे। हमने कहा था आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, सेल ही है इस पूरे बायोलॉजी में भी। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। और मान के चलिए कि हम लोग क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से पूरा आपको नया टॉपिक मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। चलिए हेडिंग टांग लीजिए, सेल। और ये टॉपिक कम से कम अभी 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, सेल कहते किसे हैं। हमने इसको कल भी लिखवाया था, आज ही मैं इसको लिखवा देता हूँ। ये होता है शरीर की, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए इसका मतलब क्या है कि शरीर की संरचनात्मक, यानी कि शरीर की जो भी संरचना बनी है वो सेल से ही बनी है, और शरीर में जो भी क्रिया होती है वो भी सेल से ही होती है। देखिए संरचना का जैसे स्तर पर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा बॉडी है, ठीक है, ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले होते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गन सिस्टम के मैं नाम बताता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग एक एक ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे और इनमें क्या संबंध है ये सब भी देखेंगे। फिर ये ऑर्गन सिस्टम है जो कई सारे ऑर्गन से मिलके बने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये कई सारे ऑर्गन से मिलकर बने हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है माउथ, फिर आपको एसोफेगस होता है, फिर आता है स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, कई सारे अभी और भी इसमें आते हैं। आगे इसमें इंटेस्टाइन में भी दो होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वाला में देख लेंगे। ये कई ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन जो है वो कई टिश्यू से मिलके बनते हैं, और जो टिश्यू हैं वो मिल बनते हैं सेल से। तो ये हो गया संरचना का। अब सेल जो होते हैं वो तो खुद सेल ही हैं, तो सबसे छोटी इकाई होती है यहीं भी। तो लगभग सब कुछ सेल से ही बन के बना है। तो ये हो गया संरचना का, कि संरचना जो भी बनी है वो सेल से बनी है। और क्रियात्मक इकाई के बारे में देख लीजिए क्या होता है। शरीर का जो सारी क्रिया होती है, जैसे मान लिया हमने क्या, क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो जो भी शरीर में जो क्रिया होगी, जैसे एक क्रिया हम लेते हैं एनर्जी, हमारे शरीर में जो एनर्जी की जरूरत है, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी काम करने उसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा हमें शरीर में एनर्जी ही लगती है। तो देखिए एनर्जी कैसे बनती है, कहाँ बनती है, इसको हम लोग और आगे डिटेल में देख लेंगे, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 तो ऑर्गन सिस्टम का नाम लेते हैं। एक तो लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तीनों का जरूरत पड़ता है एक एनर्जी बनाने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लंग्स होता है,
ठीक है, हम सांस लेते हैं, जैसे O2 लेते हैं और O2 और CO2 दोनों छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है, नोज से सांस जाता है, लंग्स में जाता है, तो इसका काम ये है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका हार्ट होगा और यहाँ से फिर कई सारे आर्टरीज वेन्स निकले होंगे। ये सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा होता है, किसका क्या क्या काम है। तो यहाँ पे ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड पूरे शरीर में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना को पचाते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए अगर हमको एनर्जी बनाना है, एनर्जी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ग्लूकोज से। ग्लूकोज मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है स्टार्च, स्टार्च के रूप में प्लांट में। जब भी हम प्लांट से जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में वहाँ पे होता है। मान लीजिए हमने आलू खाया, ठीक है, आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है, हमने आलू खाया, हमको मिला स्टार्च, तो ये जब हम ये सबसे पहले हम लोग खाना खाया और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाएगा तो ये स्टार्च जो है वो टूटते टूटते यहाँ बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ब्लड क्या करेगा कि इस ग्लूकोज को लेके और हमको यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है बस केवल खाना पचाना। ठीक है, ये ग्लूकोज को कुछ लिवर में दे देगा और कुछ सेल में पहुंचा देगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमको ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लेकिन केवल इतने से ही एनर्जी नहीं बन जाएगा, अब हमको चाहिए इसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ब्लड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये ब्लड वापस जाएगा इसके पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेके आएगा और ऑक्सीजन लाके वापस इसको दे देगा सेल को। फिर सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करेगा कि ये दोनों को, एक तो ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस यहाँ से जो ऑक्सीजन आया, दोनों को मिक्स करेगा और यहाँ पे बनाएगा एनर्जी, और निकलेगा 6Ca2 प्लस 6H2O, और प्लस यहाँ पे निकलेगा 36 ATP एनर्जी। ये जो ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही हमारा एनर्जी होता है। इस प्रकार से एनर्जी बना, यानी कि एनर्जी का जो क्रिया हुआ वो कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है, इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और हम देखा कि संरचनात्मक इकाई भी है, क्योंकि अभी जो इसमें जो भी संरचना बना है वो भी सेल का ही बना हुआ है, इसलिए इसको क्रियात्मक और संरचनात्मक। तो ये मान लीजिए इसका बेसिक हो गया कि संरचना भी इसी में है और क्रिया भी, दोनों यहीं पर है। संरचना का भी हमने बताया कि ऐसे संरचना बन रहा है, और क्रिया का भी दोनों काम है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग सेल को कैसे और किस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक हेडिंग बना लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सेल। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेल में कुछ इसके फैक्ट्स देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चल जाएंगे सेल ऑर्गेनेली में। सेल ऑर्गेनेली, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिकांग। कोशिकांग, सेल के अंदर कई सारे कोशिक, सेल के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे होंगे, जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। सबका क्या क्या यूज है तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, ठीक है, इसको दो भाग में बांट के देख सकते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। एक हम देख लेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि सवाल में आ सकता है ऐसा। फिर हम लोग आ जाएंगे सीधा न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, ये सेल ऑर्गेनेली ही है, लेकिन ये अलग से हम लोग इसको देखेंगे। यहीं पर हम लोग DNA, RNA, क्रोमोसोम, ये सब टॉपिक हम यहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग फिर देख लेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो ये हमारे इस सेल टॉपिक में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग सेल ऑर्गेनेली को देख लेंगे। तो कुछ कुछ फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फैक्ट्स, सबसे पहला है स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि सेल का अध्ययन।
दूसरा पूछे आपसे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी तो ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। पहली बार सेल की खोज किसने की? पहली बार सेल की खोज, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे पहली बार और इसमें कोई भी कुछ नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पे लिखिएगा रॉबर्ट हुक को। 1672 में लगभग इन्होंने खोजा था, और इन्होंने जो खोजा था वो खोजा था कॉर्क या ओक का जो पेड़ कहलाता है, ओक के छाल में। ये कॉर्क पेड़ के छाल में इन्होंने खोजा था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि जो इन्होंने जो खोजा था कॉर्क की छाल में वो था डेड सेल। तो इन्होंने डेड सेल को खोजा था, इन्होंने अभी जीवित सेल को नहीं खोजा था। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आएगा कि पहली बार सेल खोजी, लेकिन पहली बार जीवित सेल की किसने खोज की? जीवित सेल की खोज, तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नाम एंटन वान लुवेनहॉक। ठीक है, इनका नाम आ जाएगा, इन्होंने जीवित सेल की खोज की थी। और सबसे पहले प्याज में इन्होंने जीवित सेल खोजा था, लुवेनहॉक ने। इन्होंने और भी बहुत कुछ खोजा था, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर पूछेगा कि बैक्टीरिया खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ से भी कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं इनको लेके। और भी आता है जैसे कि जब बैक्टीरिया की इन्होंने खोज किया था, इन्होंने स्पर्म का भी खोज किया था। प्याज में इन्होंने जीवित सेल का भी खोज किया था, यानी कि ये प्लांट वाला भी खोज किया था और एनिमल वाला भी जीवित सेल का इन्होंने खोज किया था। और जब इतने सूक्ष्म लेवल पढ़ रहे थे तो वो माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग कर रहे थे। तो इनको बोला जाता है पायोनियर ऑफ माइक्रोस्कोप। पायोनियर ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप इन्होंने खोज नहीं की थी, बस इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज मतलब पहली बार बहुत अच्छी तरीके से किया था, तो इसलिए इनको पायोनियर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। बस इनमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवित सेल की खोज किसने की, तो जीवित सेल में आप लोग डाल देंगे कि जीवित सेल की खोज की थी एटन वान लुवेनहॉक ने। और बाकी नहीं है, ये आ सकता है कि बैक्टीरिया की या सूक्ष्म जीव की सबसे पहले खोज किसने की? हाइड्रा बैक्टीरिया खोज किया था, हाइड्रा बैक्टीरिया की। हाइड्रा बैक्टीरिया ये सिंगल सेल एनिमल होता है, तो इसकी खोज इन्होंने की। पायनियर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, अस्पताल में खोज की, तो इनका ये योगदान है। फैक्ट लिख लेते हैं हम लोग इसमें, जैसे ये आप लोग लिख लीजिए। सेल की लंबाई के अनुसार से सेल की सबसे पहले अगर पूछे आपसे कि लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट यानी कि बड़ा सेल, ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। अगर यही पूछे कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी कि ये लंबाई हो गया, सॉरी लार्जेस्ट का ये होगा, और लॉन्गेस्ट यानी कि लंबाई के अनुसार कितना लंबा कौन सा है, तो इसका हो जाएगा न्यूरॉन, जो इंसान में या सभी जीव में पाया जाता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट कौन होगा, ये होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, माइकोप्लाज्मा। एक सूक्ष्म जीव होता है वो सिंगल सेल, इसको हम लोग कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट हो गया न्यूरॉन, लार्जेस्ट हो गया तुरमुर्ग का अंडा। अगर यही पूछे कि इंसान में ऐसा क्या होगा, इंसान में अगर लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पूछे, ये तो ओवरऑल हो गया। इंसान में अगर चाहे लॉन्गेस्ट हो या फिर लार्जेस्ट हो, बड़ा या लंबा दोनों हो, तो ये होगा न्यूरॉन ही होगा। अगर छोटा पूछे, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या होती है, यहाँ पे होगा आरबीसी। ठीक है, लेकिन अगर पुरुष का पूछे या ओवरऑल भी पूछे तो आप लोग ये डाल सकते हैं, पुरुष में या ओवरऑल में होता है स्पर्म। यहाँ पे भी एक है, अगर पूछे सबसे लंबा महिला में
तो महिला में आप लोग डाल दीजिएगा ओवा या ओवरी जो भी होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये न्यूरॉन होगा और आरबीसी होगा, बाकी ये सब ध्यान में रहेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारे कुछ फैक्ट हो गए। एक और फैक्ट लिख लीजिए कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो यहाँ पे 3 लोग का नाम आता है, शेल्डन, वाटसन और विर्चॉव। ठीक है, ये तीनों लोगों ने मतलब एक साथ तो नहीं दिया था, अलग अलग दिया था, लेकिन तीनों लोग को मिला के यही कहा जाता है। जैसे इन्होंने क्या कहा था कि सभी पादप सेल के बने होते हैं। सेल के बने होते हैं। इन्होंने कहा कि सभी जीव सेल के बने होते हैं। सेल के बने होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि पुराने सेल से ही नया सेल बनता है, यही नया सेल बन सकता है। तो ये सब जो है सेल थ्योरी में क्या हो गया, सभी पादप जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं, सभी सेल के बने होते हैं, तो सेल से ही सेल बनता है। और सेल थ्योरी क्या हो, इकाई। ये हो गया आपका सेल, ठीक है। नाम दिया होगा, सदा नाम रहता है, तो ध्यान रखिएगा दिया रहेगा किसने दिया, कि नाम रहेगा लिखा रहेगा, इसका ये हो गया फैक्ट्स। एग्जाम में देखिए सेल किसे कहते हैं, खोज। तो हम लोग करेंगे सेल और अब हम लोग करेंगे कोशिकाएं। कोशिका एक एक कोशिका के जो अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बनाते, एक मान लीजिए हो गया प्लांट सेल और एक हो गया ये एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल लगभग राउंड ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है साइंस है तो इसका। ये हो गया प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। तो सबसे बाहरी जो यहाँ पे होता है वो होता है इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ नाम लिख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको लिख दीजिए। या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखा था, कोशिका झिल्ली लिख लीजिए हिंदी में, कोशिका झिल्ली। और इसका जो सबसे बाहरी होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक और परत होता है प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है। एक एक चीज को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये प्लांट सेल के ऊपर एक और परत होता है, ठीक है, कठोर एक परत होता है, इसको हम लोग कहते हैं, चारों तरफ होता है, चारों तरफ, ठीक है। इसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति लिख लीजिए आप लोग हिंदी इसका, कोशिका भित्ति। ज्यादातर आप लोग इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिका झिल्ली कहीं प्लाज्मा झिल्ली लिखा होगा तो फिर हर जगह अलग अलग वर्ड हो जाता है। क्योंकि जब अभी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पे एक साइड हिंदी रहेगा और एक साइड इंग्लिश रहेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम देने जाएगा वहाँ पे ऐसे ही होता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इंग्लिश वाला वर्ड भी वहाँ पे देख लेने का। तो प्लांट में सबसे बाहर है सेल वॉल और एनिमल में सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर फिर यहाँ पे होता है सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल के अंदर होता है। उसके बाद दोनों में तरल पदार्थ ऐसे ही पाया जाता है अंदर, इसमें भी वो तरल पदार्थ पाया जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म करके तरल पदार्थ पाया जाता है और इसके अंदर कई सारे, जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए होगा जाएगा
बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, कई सारे होते हैं। आगे एक एक का नाम आएगा, फिर एक एक आप लिखने लगेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वैक्यूल, ठीक है। इस सब का यूज हम लोग देख लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट होता है इसमें प्लास्टिड, तो ये वैक्यूल और प्लास्टिड। वैक्यूल खैर इसमें पाया जाता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें सबसे बहुत बड़ा होता है, रसदानी कहते हैं उसको। प्लास्टिड इसमें ही केवल होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग एक एक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो बाहरी जो है उसको देखते हैं, ठीक है। ये दोनों सेल और कोशिकांग नहीं है, लेकिन बाहरी सतह है, तो एक एक सतह को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एकदम बाहर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं सेल वाल को, एक डाल लीजिए आप लोग, सेल वाल। हिंदी में लिख लीजिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट लिख लीजिए। ये मृत संरचना होता है, मृत संरचना होता है, यानी कि ये डेड सेल है, डेड सेल है, जीवित नहीं है, इसके अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। पौधे का सबसे कठोरतम भाग, कठोरतम भाग है, इसलिए यह केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये सब फैक्ट हो गया। ये डेड सेल होता है, पौधे का सबसे कठोरतम भाग होता है और केवल पादप में पाया जाता है। और लिख लीजिए, पौधों में यह सेलुलोज का बना होता है। अगर पूछे किस चीज का बना है, तो पौधों में सेलुलोज का बना होता है। और भी अलग अलग जैसे बना होता है, जैसे आप अगर मशरूम लीजिएगा, मशरूम में भी सेल वाल पाया जाता है। अगर किसी भी प्लांट को अगर हमको पहचान किसी भी अगर प्लांट को हमको पहचानना होता है तो हम लोग इसी से पहचानते हैं। अगर उसके पास सेल वाल है तो वो प्लांट है। जैसे मशरूम में सेल वाल होता है तो हम लोग इसको प्लांट का देते हैं। लाइकेन यानी कि कवक, कवक को भी प्लांट ही कहा जाता है क्योंकि उसमें सेल वाल पाया जाता है। लेकिन जो कवक में सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है, और इसका सेल वाल सेलुलोज का। आपको यही याद रखना है, इसको कोई जरूरत नहीं है, हालांकि फैक्ट है तो इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे जितना आपको लिखवा दिया है, अब आप इससे बाहर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सारे फैक्ट्स भी लिखवा दे रहा हूँ साथ साथ। आपको फिर बाहर से कोई और बुक या कोई कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये हो गया काइटिन। और एक चीज देख लीजिए, ये पौधों को सहारा देता है, पौधों को सहारा देता है। अगर पौधे अगर लंबे, इतना लंबा अगर खड़ा हो रहे हैं सीधा, तो ये इसी के चलते खड़ा हो रहे हैं। जैसे अगर मनुष्य जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है मनुष्य हड्डी के चलते। मनुष्य में बोन्स होता है, बोन्स ही, मनुष्य या कोई भी जानवर होता है उसमें बोन्स ही उसको सहारा देता है, वो खड़ा हो पाता है। लेकिन पौधे को जो सहारा, तो पौधे में तो हड्डी होता नहीं है, तो पौधे जो खड़ा होते हैं वो इसी सेल वाले के चलते। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई लकड़ी लेंगे तो आप देखे होंगे बाहर जो कठोर कठोर होता है, जो उससे निकलते रहता है, वो कठोर जो भाग है वही है सेल वाल। क्या होता है कि जो सेल जो होते हैं अंदर के वो बनते रहते हैं, फिर मरते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, बाहर आके फिर उसमें चिपक के सेल वाल बन जाते हैं, और वहीं उसको कठोरता प्रदान करते हैं। सेल वाल का यही काम है इसमें। एक और लिख लीजिए, ये पूर्णतः पारगम्य होता है, पूर्णतः पारगम्य होता है। पारगम्य क्या होता है अभी आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जैसे ये रुकता नहीं है, सब चीज इसको पास करने देता है, पानी हो हवा हो सब अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस सेल वाल के बारे में इतना बहुत है।
अगर पूछे कि बैक्टीरिया में भी कई कई जो बैक्टीरिया हैं उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, तो उनमें जो सेल वॉल होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। इतना मतलब तो ठीक है, ये कैटीन याद कर लीजिएगा, सेलुलोज, और ये फैक्ट आप लोग लिख लीजिए। अब सेल वॉल हो गया, इसके अब हम लोग अंदर चलते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहीं कहीं आपको यहाँ पे लिखा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, हिंदी लिख लीजिए इसका, बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, तो ये पादप व जीव, ठीक है, पादप व एनिमल दोनों में पाया जाता है। एनिमल दोनों में होता है। ये जो होता है, अगर इंसान में अगर आप जाइएगा तो इंसान में या यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, फिर इसको देखते हैं। अगर बात करें एनिमल में, तो एनिमल का ये सबसे बाहरी भाग है, बाहरी भाग है सेल का। और पादप का बाहरी नहीं है, पादप का तो सेल वाल होगा, सेल वाल के बाद आएगा ये सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल में सबसे बाहरी भाग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इंसान में या फिर कई सारे जानवरों में भी ये फास्फोलिपिड का बना होता है। फास्फोलिपिड क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉस्फो जो है वो प्रोटीन के जैसा है। ये मान लीजिए फॉस्फो दोनों साइड होता है और बीच में इसमें लिपिड भरा होता है, लिपिड यानी कि फैट। तो ये इसकी संरचना होती है, फॉस्फोलिपिड सबका अलग अलग संरचना होती है। जैसे वायरस में भी हमने बताया था आपको पिछले ही क्लास में कि वायरस ये जो होता है वो कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, वायरस में कैप्सिड प्रोटीन का। अगर आप जाइएगा इंसेक्ट्स में देखिएगा तो ये काइटिन का बना होता है। सब में अलग अलग संरचना होती है। इंसान में फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसका जो कार्य है, इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो चयनात्मक पारगम्य करता है, चयनात्मक पारगम, चयनात्मक पारगम्य। देखिए इसका मतलब क्या होता है, चार ठो आप बात देखिए, एक होता है पारगम्य या फिर पूर्णता पारगम्य, दूसरा हो जाएगा अर्ध पारगम्य, तीसरा हमने ये बता दिया चयनात्मक पारगम्य, और पांचवा जो है वो हो गया, चौथा जो है वो है अपारगम्य। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसका चयनात्मक पारगम्य है कौन सा, इसमें पारगम्य क्या हो गया कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक झिल्ली है, यहाँ पे आपने कोई भी चीज डाला, वो अगर पूरी तरह से बाहर चला अंदर चला जा रहा है तो ये पूरी तरह से पारगम्य है। अर्ध पारगम्य का मतलब है कि कुछ चीज को रोके कुछ चीज को जाने दे। जैसे कि आप देखते होंगे, आप अगर जब चना फुलाते हैं, ठीक है, तो सुबह सुबह तो क्या होता है कि रात भर में पानी उसके अंदर चला जाता है, जबकि उसके ऊपर एक झिल्ली होता ही है। तो जो चना का जो झिल्ली होता है वो होता है अर्ध पारगम्य, केवल वो पानी को ही जाने देता है, बाकी चीजों को वहां पे जितना भी गंदगी होगा बाहर ही रह जाएगा, पानी उसके अंदर चला जाता है। जब आप आलू भी गर्म करते हैं तो उसके अंदर पानी चला जाता है, जो भी किशमिश वगैरह होता है वो फूल जाता है, क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है, बाकी कुछ उसके अंदर नहीं जा सकता है। और चयनात्मक पारगम्य का मतलब है कि कोई कोई जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को जाने देता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा कि जो भी जरूरी चीज है जैसे कि ऑक्सीजन है तो O2 को जाने देगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको नहीं जाने देगा, उसको हटा देगा। फिर यहाँ से बाहर भी निकालना है तो प्रोटीन को बाहर निकालता है, यहाँ से एनर्जी को बाहर निकालता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज को आने जाने देगा, बाकी चीजों को ये रोक देता है।
अपारगम मतलब कि कुछ भी नहीं जाए, ठीक है, यहाँ से जो भी चीज है वो नीचे नहीं जा पाए। तो पूर्णतः पारगम कौन था? हमने देखा कि सेल वाल था जो पूर्णतः पारगम था, और ये है चयनात्मक पारगम, कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ चीजों को रोक देता है, ठीक है। तो ये सब है। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया फैक्ट। यहाँ पे ये भी याद कीजिए, इंसेक्ट में कैटिन का होता है, वायरस में कैप्सिड प्रोटीन का होता है। अगर बैक्टीरिया में पूछे, बैक्टीरिया आप लिख लीजिएगा सेलुलोज का बना होता है। ये दोनों के बारे में ये मोर देन एनफ है, इससे बाहर हमको नहीं लग रहा है कोई भी क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया। अब हम लोग एक एक इम्पोर्टेंट जो कोशिकांग है उनके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट से देखते हैं। तो कोशिकांग, इसको तो कई प्रकार से बढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ दो एक आधार है बांटने का। जैसे कि क्या होता है कि ये हमने बताया कि ये सेल हो गया, इसके ऊपर भी एक होता है सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली होता है, लेकिन इसके अंदर जो ये पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेली कोशिकाएं, उनके ऊपर भी झिल्ली होता है। तो किसी पे दोहरी परत झिल्ली होता है, किसी पे एकल परत झिल्ली होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से बांट सकते हैं, किसी पे झिल्ली ही नहीं होता है। तो अगर जैसे बात करें कि दोहरी परत वाली झिल्ली, जो जितना इंपॉर्टेंट होता है उस पर उतना ही ज़्यादा झिल्ली होता है। अगर दोहरी परत झिल्ली वाली पूछे तो इसमें आपको आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इस पे, और आ जाएगा आपका प्लास्टिड और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग लास्ट में देखेंगे, हम लोग ये दोनों अभी देख लेंगे। फिर अगर पूछे एकल परत, एकल परत को होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। अगर पूछे कि बिना परत का कौन सा है, तो इसमें होता है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो यही हम लोगों को कितने, और मैंने लिखा है यही हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लास्टिड पे जाएंगे, और ऐसे करते करते हम लोग सारा पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों एक ही है, आप लोग इसको यहीं लिख दीजिएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आपको याद रखना है, जो सब छोटे मोटे जो भी बड़े सवाल होते हैं, उसमें एक आता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह, ऊर्जागृह, क्योंकि यहीं पे जो भी शरीर का जो भी एनर्जी बनता है वो सारे यहीं पे बनता है। एनर्जी वाले सारे काम यहीं पे होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल। हमने बताया एनर्जी कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन आएगा और दोनों मिलके एनर्जी कैसे बनता है वो भी हम लोग और भी देखेंगे जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इसको और देखेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन उसी को कहा जाता है। पूर्णतः जो रेस्पिरेशन होगा वहीं पे होगा। जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसको रेस्पिरेशन नहीं कहते, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना छोड़ना, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है फाइनली, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। उसमें क्रेब्स साइकिल होता है, हम लोग उसको आगे ही देख लेंगे। कुछ की चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये होगा, ठीक है। पहले देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है, इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है, एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित सेल होता है, विकसित सेल, ठीक है। अभी ये आएगा जब हम टाइप ऑफ सेल पढ़ाएंगे तो दोनों को बताएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो अविकसित सेल होता है, अविकसित सेल। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको अविकसित सेल कहा जाता है। इसमें कुछ चीजें पाई जाती है, अगर आपसे पूछे क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, देख तो डीएनए पाया जाता है इसमें। दूसरा राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम का 70S होता है। क्या होता है अभी आगे थोड़ी देर में आ जाएगा ये भी आपको।
और भी इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मान लीजिए ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया अपना। तो यहाँ पे एक इसमें डीएनए वाला स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा, ठीक है। डबल हेलिक्स ही होता है लेकिन इसमें गुणसूत्र कम होते हैं। फिर राइबोसोम भी पाया जाएगा इसमें। राइबोसोम के साथ साथ इसमें ये जो तरल पदार्थ जो इसके अंदर होगा उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सब इसमें पाया जाता है और इसको पावर ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एनर्जी बन रहा है। एनर्जी जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है वायवी या ऑक्सी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि O2 उपस्थित रहता है, O2 की उपस्थिति में तो इसमें जब बनेगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2, ये बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस यहाँ पे 36 ATP। एक्चुअली 38 ATP आता है लेकिन जो 2 ATP होता है वो पहले साइटोप्लाज्मा में बनता है। हम लोग रेस्पिरेशन वाले में इसको और अच्छे से देख लेंगे। तो जो 36 ATP होता है, ये जो ATP है इसके बारे में देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोग एनर्जी को जो है ATP ही मापते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग एनर्जी पैकेट भी कहते हैं। एनर्जी पैकेट या फिर एनर्जी का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो ATP होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है। एक तो ये प्रकार हो गया और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अवायवीय। अवायवीय या फिर इसको हम लोग अनॉक्सी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, O2 नहीं रहता है। यहाँ पे भी बनेगा फिर से वापस C6H12O6, ये टूटा लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ये C3H6O3, ठीक है, इसमें ये टूटेगा। ये इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर बनेगा CO2, यहाँ पे भी 2 ATP आता है लेकिन ये ATP काम का नहीं होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा में ही हो जाएगा। ये जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि अवायवीय में क्या बनेगा, तो लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के ही चलते हमारे शरीर में जो दर्द होता है, शरीर में दर्द, ठीक है, और मसल्स जो होते हैं, मसल में जलन, जैसे आप बहुत देर तक कहीं बैठे हैं तो आपके शरीर में जो दर्द होने लगता है वो उसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो इसी कारण होता है। तो ये चीज़ होता है, तो प्रकार के शोषण हो गए, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना काफ़ी है। एक और होता है जिसमें कि वायु कम होता है, ठीक है, तो उसमें वो अल्कोहल बन जाता है। इसको आगे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग एक नया चीज़ पढ़ते हैं, नया कोशिकांग को देखते हैं और वो है प्लास्टिड। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लवक। केवल पौधों में होता है, केवल पादप में। पादप कारण इसी कारण से होता है। जो भी आपको पौधे में जो रंग दिखता है, टमाटर
खैर टमाटर का लाल रंग तो नहीं, लेकिन जैसे मान लो गाजर जो है वो लाल है, जो आम जो है वो पहले हरा रहेगा फिर लाल हो जाएगा, पीला होगा, तो ऐसे करके जो होता है वो इसी कारण होता है। देखिए ये भी होता है 3 प्रकार का। एक तो होता है हरित वर्णक, ठीक है, तो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्णी लवक, ठीक है, और एक जो होता है वो होता है वर्णी लवक, ठीक है, वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो हरित वर्ण क्या होता है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं कि जो पत्ता जो होता है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो ये हरा रंग, पौधे का जो हरा रंग होता है वो इसी कारण से क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यही इसको हरा करता है, ठीक है। वहीं जो आरबीसी होता है उसमें आयरन पाया जाता है, Fe जो उसको लाल करता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जो इसको हरा करता है। तो हरा रंग होगा आपका हरित वर्णक यानी क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लौक यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो ये पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ पाया जाता है वर्णी लौक। जैसे कि मान लीजिए आलू, जैसे आलू, ठीक है, तो इसका जो रंग होता है वो कोई रंग नहीं होता, उजला रंग जो दिखता है हम लोग को वो कोई रंग नहीं है। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि आलू जो होता है ज़मीन के अंदर रहता है, इसलिए इसका ये रंग हो जाता है। वर्णी लौक जो होता है वो फलों का रंग इसी कारण होता है, ठीक है। फलों सब्जी जो भी हो, सब्जी का रंग इसी कारण से, इसी कारण, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार के रंग होते हैं। एक तो होता है कैरोटीन, ये जो रंग होता है वो होता है नारंगी लाल कलर, और दूसरा जो रंग होता है जेंथ्रोपिल, ठीक है, जेंथ्रोपिल। इसका जो रंग होता है पीला रंग। तो 2 रंग होता है, जैसे नारंगी लाल, जैसे मैंने गाजर हो गया, और पीला हो गया हल्दी को ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है जी, इसमें ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि 3 प्रकार के रंग होते हैं। एक इसका संरचना देखिए, मान लीजिए संरचना हो गया, इसके अंदर ये छोटी छोटी क्वाइन जैसी संरचना पाई जाती है, इसी का पिगमेंट होता है, इसको बोला जाता है ग्रेना थैलाकोइडा। इसके बाद लिख लीजिए कि क्वाइन जैसी संरचना, होती है, सभी रंजक इसी पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें भी होता है राइबोसोम भी होता है, इसमें भी डीएनए वगैरह होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है, क्योंकि ये भी है दोहरी झिल्ली है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई भी अगर पौधा है, जैसे मान लीजिए हमने आम का ले लिया, ठीक है, तो सभी पौधे में 3 प्रकार का रंग होता है। 3 प्रकार का जो रंग है वो सभी में होता है। हालांकि जो अवर्णी लवक है यानी कि उसमें कुछ रंग नहीं है, ये तो केवल उसमें होगा, जमीन के अंदर है। बाकी जो 2 रंग है जैसे हरा, नारंगी लाल और पीला, ठीक है। हरा जो होगा वो हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट के चलते, नारंगी लाल हो जाएगा कैरोटीन के चलते, और ये हो जाएगा पीला जेंथ्रोपिल के चलते। मान लीजिए जो आम होता है वो जब कम पका रहता है तो वो आपको हरा दिखेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पक जाएगा तो उसका रंग जो हो जाएगा वो नारंगी लाल होगा, और जो पूरी तरह से पक जाता है तो उसका रंग हो जाता है पीला रंग।
यानी कि है वहीं, तीनों है, लेकिन तीनों जो है वो बाहर समय समय पा रहा है। जैसे पत्ता भी होता है तो पत्ता भी आप दीजिएगा ऐसे तो हरा होता है, ठीक है, लेकिन जो समय के साथ साथ इसमें भी इसका भी रंग बदलता है। अगर सूखने लगता है तो नारंगी लाल होगा, फिर बाद में पीला हो जाएगा। सभी में तीनों पाया जाता है, जैसा जैसा सिचुएशन होगा वो बदलते जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी जीव का जो होता है वो होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जीव के लिए, तभी वो जीव है। तो क्या हुआ कि जो ये आम के जो पेड़ होते हैं, चाहे जो भी पौधा होता है, वो जब तक से वो कच्चा रहता है, मान लीजिए जो आम है उसके अंदर ही बीज होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। ये जब कच्चा होता है तो ये हरा रंग का होता है। हरा रंग इसलिए होता है ताकि जो पेड़ है उसके पत्ते भी हरे हैं, ये भी हरा है, तो जो जानवर है या जो भी पक्षी है चाहे जो आदमी है उसको खा नहीं पाए, वो उसमें छुपा रहे। फिर जानबूझ के पेड़ जो है वो अपना रंग बदलने लगता है फल का, नारंगी लाल करेगा, फिर पीला करेगा, ताकि बाहर का जो आदमी है उसको ये फल दिखे। जब वो फल दिखेगा उस फल को तोड़ेगा, तोड़ के खाएगा और उसका इडली जो है वो कहीं और ले जाकर फेंक देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेड़ था, लेकिन आदमी ने, चाहे आदमी तो उस समय नहीं थे, तो जो जानवर थे, पक्षी थी, उसको खाए और उसको ले जाकर दूसरी जगह पर फेंक दिए और वहाँ फिर एक नया पेड़ आ गया। इस तरह उसने अनुकूलन किया अपने आप को जीवित रखने के लिए, क्योंकि एक तो पेड़ है, ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, वो मर जाएगा, तो आगे उसका जिंदा रहे इसके लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, अपने फल को रंगीन करना चालू किया। फूल जो होते हैं वो भी इसीलिए इतने रंगीन होते हैं कि उस पर जो है वो अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब आए, मधुमक्खी वगैरह सब आए वहाँ पे, और फिर वहाँ से पोलिनेशन होगा। हम देखेंगे पोलिनेशन कैसे होता है। ये एक एडेप्टेशन का तरीका है, तीनों रंग उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक और जो होता है, जैसे कुछ और रंग होता है, जैसे यही तीन तो रंग होते नहीं है। जैसे आप देखेंगे एक रंग आता है, जब जामुन आप खा रहे हैं तो उसका रंग जो है ब्लू है, बैगन का रंग ब्लू है, तो वो जो रंग होता है वो इसके कारण नहीं होता है। तो कुछ और रंग का नाम लिख लीजिए। जैसे अगर पूछे आपसे टमाटर, ठीक है, टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन प्लांट, लाइकोपीन, ठीक है। गाजर का जो रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। यही कैरोटीन आगे जो हमारे जो शरीर में जाता है और लीवर में जब जाता है तो यही विटामिन ए बन जाता है, विटामिन ए, ठीक है। कैरोटीन ही विटामिन ए होता है। और भी जो रंग, जैसे टमाटर तो लाइकोपीन, एक और रंग होता है एंथोसाइनिन, ठीक है, इसको इसका जो रंग होता है यही जो आपको नारंगी कलर या फिर ब्लू कलर, जो भी रंग दिखते हैं, बैगनी कलर, जो भी वायलेट, नारंगी, ब्लू कलर, लाल, ये जो रंग होते हैं, बाकी सब जैसे जैसे इसका पीएच बदलेगा, पीएच यानी कि या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसका रंग बदलते जाता है। जैसे कि आप देखिएगा लाल सेब, लाल सेब जो होगा उसमें होगा एंथोसाइनिन, या फिर अगर आप जामुन खा रहे हैं तो उसमें भी आपको एंथोसाइनिन मिलेगा, लेकिन वो ब्लू रंग वाला होगा। लाल रंग भी इसी के कारण नहीं होता है। लेकिन ये जो रंग होता है इसमें एक चीज़ पाया जाता है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है कि जो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उसको ख़त्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जैसे आपने जो भी खाना वाना खाया, फिर कुछ आपने खाना खाया तो खाना तो मान लीजिए पचा, कुछ वेस्ट बना, तो कुछ वेस्ट तो बाहर निकल जाता है, कुछ वेस्ट शरीर में रह जाता है। तो वो वेस्ट जो होता है वो आपके शरीर के अंदर जो सेल है उनमें कैंसर लाता है, या फिर आपके शरीर को ख़राब करता है। या फिर अगर आप बाहर का कुछ खा रहे हैं, ठीक है, फास्ट फूड कुछ खा रहे हैं, या फिर आप पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो आपका जो चेहरा जो ख़राब होने लगता है, ठीक है, बहुत जल्दी किसी को दिखेगा वो आदमी बुरा दिखने लगता है। तो ये सब जो होता है वो फ्री रेडिकल्स कारण होता है। लेकिन अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो आपका फ्री रेडिकल्स आप में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एंटी एजिंग भी कहते हैं, एंटी एजिंग, ठीक है। कई लोग होते हैं जो उम्र ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी उनका चेहरे पर लाइट वगैरह आता है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा ले रहे हैं आजकल। ज़्यादातर जो
जो भी धनी लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। एंटीऑक्सीडेंट आपको ये जो भी रंगीन जो फल होते हैं, रंगीन फल, कच्चा जो भी चीज़ है, कच्चा फल है, उसमें ये पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो आप लोग भी एंटीऑक्सीडेंट लेना यूज कीजिए। अगर आप लोग को और ज़्यादा सुंदर दिखना है तो आपके चेहरे पर लाइट वगैरह हमेशा रहेगी। रंगीन फल में कुछ भी, जैसे कि लाल सेब, ब्लूबेरी अच्छा होता है। सबसे अच्छा अगर सस्ता मिले तो टमाटर ले सकते हैं। टमाटर का रंग जो लाइकोपीन होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, कोई भी कच्चा फल जब भी आप खाना खाइए तो कच्चा उसको खाना जरूर है। खाना में ये होता है कि 30% आपको कच्चा चीज़ लेकर रखना ही चाहिए। या तो आप गाजर खा रहे हैं कच्चा, उसमें भी कैरोटीन है तो वो भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, आप सलाद कोई बना रहे हैं, टमाटर या गाजर या कोई भी चीज़ का, वो आपके लिए ज़्यादा होगा, बढ़िया रहता है। ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये विटामिन ए भी मिलता है, तो विटामिन ए कैरोटीन से मिल रहा है, विटामिन ई से भी मिलता है। लोग देखते हैं विटामिन ई की गोली खाते हैं, जो हरा हरा रंग वाला गोली होता है। तो चलिए आज से क्लास इतना ही रहने देते हैं, और जितना मैंने पढ़ा दिया वो आपके लिए मोर देन एनफ है। इससे बाहर आप लोग कोई अगर बुक भी पढ़ने जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कुछ मिलने वाला है इस टॉपिक से। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा। पहले तो हम लोगों ने सेल का कुछ फैक्ट्स देख लिया, दूसरा पे हम लोगों ने सेल और कोशिकांग के बारे में देखा। उसमें हमने देखा था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने देखा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, तो जितना मैंने इसके बारे में करवा दिया वो मोर देन एनफ। आप कोई भी अगर PYQ जितना भी कोई भी एग्जाम है, जैसे आप लोग अगर UPSC भी दे रहे हैं या UPPCS BPSC जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC या SSC का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए कुछ PYQ बना के देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर एक दो फैक्ट आता भी है तो आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। नोट्स को आप बढ़िया से बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा और एक फुल नोट्स भी, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। और इससे बाहर आप कोई बुक नहीं पढ़िएगा, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यही काफ़ी है आपके लिए। और अगर कोई भी अगर आपको सुझाव हो कि अगर कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर आवाज़ को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।